तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डी क्लासेस में। और हमने लगभग सारे ही जो अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अब हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस मेरे दोस्तों। जो अपने जो स्टार्टिंग का जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है ना पूरा का पूरा, जिसमें बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें थ्योरेटिकल टर्म्स सारी की सारी बता रखी है और जो थ्योरी हमारे को दे रखी है अकाउंटिंग की, वो स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर्स में ही है। तो हम क्या कर रहे हैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो एमसीक्यूज़ आएँगे ना, वो इन थ्योरेटिकल चैप्टर से ही आएँगे। क्योंकि देखो जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, वो प्रैक्टिकल में से तो बहुत सारे चैप्टर है पीछे, वो हमने आपको करा ही दिए हैं। अब बारी आती है थ्योरेटिकल चैप्टर की, तो थ्योरेटिकल चैप्टर में से आप एक एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? तो वो आपसे एमसीक्यू पूछेगा। तो इसलिए जो छोटे चैप्टर्स हैं ना, जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, वो थ्योरेटिकल चैप्टर के एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आ गए मेरे दोस्तों एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ के करीबन 3-4 वीडियोज़ आएँगे। ये वाला पार्ट 1 है, उसके बाद में पार्ट 2, 3, 4 करके हम इस तरीके से आगे एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर अपन एक्सरसाइज़ 1 शुरू कर रहे हैं। ये मिक्स्ड एमसीक्यूज़ हैं पूरे थ्योरेटिकल पार्ट के, मतलब जो स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर है ना, उनके सबके मिक्स ये एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है ना? तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहला अपना एमसीक्यू बोल रहा है, बुक कीपिंग मीन्स ऑप्शन फर्स्ट रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या है भैया बुक कीपिंग? बुक कीपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इसने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, आपको इसमें से एक सही पॉइंट बताना है भैया। बी में क्या बोल रहा है, टेकिंग ऑल स्टेप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। सी, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। डी, टेकिंग ऑल स्टेप्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो भैया क्या होता है बुक कीपिंग? तो मेरे दोस्तों, स्टार्ट आपको अगर अकाउंटिंग प्रोसेस पता हो, तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पूरा साइकिल बनता है, उस साइकिल में सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्तों? बुक कीपिंग आता है। और इसके बाद में क्या आता है सेकंड प्रोसेस के अंदर? अकाउंटिंग आता है। तो बुक कीपिंग कहाँ तक चलता है? बुक कीपिंग में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने वाली सिचुएशन भी आती है, और उसको रिकॉर्ड भी हम किस में करते हैं? बुक कीपिंग में ही करते हैं, और उसके बाद में उसको लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तक कहाँ पर रहता है? बुक कीपिंग का पार्ट है। उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स वाला जो अपना सिचुएशन है, फाइनल अकाउंट्स और कम्युनिकेट टू यूज़र वाला जो पार्ट है, वो किसमें चल जाता है? आपका अकाउंटिंग के अंदर चला जाता है। तो मेजरली जो बुक कीपिंग है, वो क्या करती है? आपकी जो ट्रांज़ैक्शन है, उसको आइडेंटिफ़ाई करती है, उसे रिकॉर्ड करती है और उसे क्लासिफ़ाई कर देती है लेज़र के अंदर, ठीक है ना? तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो पहला वाला जो इसका ऑप्शन है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल है, सबसे ज़्यादा सही है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। सेकंड वाले में बोल रहा है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ये यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर मैंने क्या बोला, आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और वो फाइनल अकाउंट्स को आप यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं, दे देते हैं उनको, उनके यूज़ करने के हिसाब से आप साइन जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है अकाउंट्स की, वो सारी की सारी उनको आप फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यूज़र्स में बहुत सारे तरह के यूज़र आते हैं। मेजरली तो 2 पार्ट में हम उनको बाँटते हैं। पहला होता है आपका इंटरनल इंटरनल यूज़र, दूसरे होते हैं भैया आपके एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर 2 ही यूज़र आते हैं, ओनर आता है और मैनेजमेंट आता है। उसके बाद के जितने भी यूज़र हैं, सब एक्सटर्नल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ़ यूज़र बोल रहा है कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर ओनर ऑफ बिज़नेस। हाँ, बिल्कुल ओनर ऑफ बिज़नेस यूज़र है। मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस बिल्कुल है। क्रेडिटर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑल ऑफ अबव। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन-सा पॉइंट है जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन नहीं करता है? तो पहला वाला बोल रहा है, रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हमारा जो अकाउंटिंग है, वो रिकॉर्ड नहीं करता है मेरे दोस्तों। इसके बाद में हम बोल रहे भैया क्लासिफाइंग, बिल्कुल क्लासिफाइंग करता है। एनालिसिस, हाँ बिल्कुल एनालाइज करता है। समराइज करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो भैया जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये इसका सही है। ये अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये तो उसका उल्टा ड्रॉबैक है कि वो नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। इसके बाद में अब अपन क्या देख लेते हैं, फोर्थ में क्या बोल रहा है ये, घनश्याम इज़ ए फर्नीचर डीलर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक।
वापस देख लेते हैं। घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहला है परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000 रुपीज। भैया सबसे पहले तो आप क्वेश्चन एक बार समझ लो, जो घनश्याम है वो फर्नीचर का डीलर है। अब इसने क्या अलग अलग ट्रांजेक्शन दे दी और बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो भैया सबसे पहली ट्रांजेक्शन का परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000 रुपीज, उसने टिम्बर खरीदा। टिम्बर एक वुड की वेराइटी होती है, ठीक है। तो वुड की वेराइटी, वो काम ही उसका लकड़ी का है, जब फर्नीचर का काम है तो भैया वुड ही खरीदेगा और क्या खरीदेगा। तो बिल्कुल वो इस पहली वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं बी की, तो सोफा सेट वर्थ रुपीज 40,000 रुपीज टेकन टू हिज होम। क्या करा उसने, अब ये जो फर्नीचर जो है उसने परचेस करा है और उसको वो क्या करा अपने घर ले गया, पर परचेज उसने बिजनेस से ही करा है, तो इसको हम कंसिडर किस में करेंगे, ड्राइंग्स में। और आपको पता है भैया ड्राइंग्स की तो रिकॉर्डिंग करते ही हैं हम, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं भैया सी पॉइंट की। इसमें बोल रहा है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000 रुपीज। उसने अपने घर का कोई पुराना फर्नीचर था, उसे उसने क्या करा, बेच दिया। अरे यार, तो ये तो घर की ट्रांजेक्शन हो गई ना, घर की ट्रांजेक्शन हो गई, तो इस ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्ड नहीं करेगा अपने बिजनेस के अंदर। अब आप बोलोगे सर बी और सी पॉइंट में तो कंफ्यूजन है। बी पॉइंट में तो आपने घर के लिए सोफा खरीदा था, उसे तो आपने रिकॉर्ड करा। देखो, जब मैंने घर के लिए सोफा खरीदा तो उस सोफे की पेमेंट कहां से करी, मैंने बिजनेस से पेमेंट करी। तो ट्रांजेक्शन कहां पर इन्वॉल्व हो गई, बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गई। तो हमने उसको क्या माना, ड्राइंग माना, और ड्राइंग मान के क्या कर दी, उसकी एंट्री कर दी। पर यहाँ पर जो थर्ड वाली सिचुएशन है ना, थर्ड वाली सिचुएशन में बिजनेस में नहीं तो कुछ आया है नहीं कुछ गया है। हमने क्या करा, हमारे घर का जो हमारा खुद का पर्सनल फर्नीचर था उसे हमने घर पे बेच दिया। अब वो फर्नीचर भी हमारे घर से गया, हमारे पर्सनल जगह से, और पैसा भी कहाँ पर आया, हमारे घर पे ही आया। बिजनेस में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बिजनेस क्यों रिकॉर्ड करेगा भैया, नहीं करेगा। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किस पर बेस्ड है, फैक्ट के ऊपर बेस है, और आप उसको वेरीफाई कर सकते हो थ्रू डॉक्यूमेंट। तो ये अकाउंटिंग की एक कौन सी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्तों, तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रिलायबिलिटी को। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। आप उसको साबित कर सकते हो, आपने जो ट्रांजेक्शन करी है वो ट्रांजेक्शन यूं ही नहीं करी है, उस पर फैक्ट्स हैं आपके पास में, उसको वेरीफाई करने के लिए सबूत हैं आपके पास में, वाउचर्स हैं। तो ये किस चीज, ये उसकी कौन सी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये उसकी रिलायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में सिक्स पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सिक्स पॉइंट के लिए क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। और कैरेक्टरिस्टिक में भी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। ए पॉइंट देख लेते हैं। ए में बोल रहा है रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस। वो रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबल मतलब आप उसे चेक कर सकते हो, उसकी उसके जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स पर बेस है। दूसरा रिलेवेंट है, रिलेवेंट मतलब उस चीज से ही रिलेटेड है, हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल, ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। बी बोल रहा है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप उसको समझ ही नहीं पाओगे आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भैया दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए, ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड में भैया कौन नहीं आता है इनमें से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग अकाउंटिंग नहीं है, बुक कीपिंग अलग है और अकाउंटिंग अपने आप में अलग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल अकाउंटिंग का पार्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का पार्ट है। तो बी भैया इसका आंसर। इसके बाद में आप बात कर लेते भैया एट्थ की। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। क्या बोलना चाह रहा है भैया, ये कह रहा है कि आप जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप हर बार जो आपका यूनिट लेने का तरीका है वो हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब आप जब अकाउंटिंग करोगे ना, तो आपके अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड होंगे ना, जो फॉर्मेट होगा, जो मेथड होगा, वो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन सी क्या बताता है अपन को, कंपैरेटिबिलिटी बताता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता है, रिलेवेंस बताता है, या रिलायबिलिटी बताता है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंपैरेटिबिलिटी। कंपैरेटिबिलिटी क्यों इसका आंसर हुआ है मेरे दोस्तों, देखो
मान लो आपने 2021 में तो 2012 में तो आपने डेप्रिसिएशन लगाया किससे, एसएलएम मेथड से, और 2013 में आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया किससे, डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो मेरे दोस्तों एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा और डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन अलग निकलेगा, दोनों से अलग निकलेंगे। अब अगर आप 2012 को 2013 से कंपेयर करोगे ना, तो वो राइट कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इस साल भी, यानी आपने 12 के अंदर एसएलएम मेथड यूज करा है ना, अगर आप 2013 में भी एसएलएम मेथड यूज करते, तब आप दोनों को आपस में कंपैरिजन कर सकते थे, तब कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कैश फ्लो होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो आपस में क्या की जाती है, कंपेयर की जाती है। कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि अपन को पता लग सके कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी कितनी ग्रोथ हुई है या क्या क्या चेंजेस आए हैं, हमें किसी में सुधार की जरूरत तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो आपस में कंपेयर करती है कंपनी, अपने पिछले साल को, अपने प्रीवियस ईयर को अपने करंट ईयर से कंपेयर करती है। बट वो कंपैरिजन कब पॉसिबल हो पाएगा? तब जब हो पाएगा जब आप जितने भी मेथड आपने यूज करे हैं उसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, वो सारे मेथड आपके इस साल भी वही हैं जो पिछले साल थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 9th में क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो। क्रेडिटर क्या जानना चाहते हैं आपके बिजनेस की अकाउंटिंग को देखकर, क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बी कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरी, सी क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, और डी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बताओ बताओ, सोचो, तुम बताओ, एक क्रेडिटर अपने बिजनेस में क्या देखना चाहेगा, क्या देख के हमें उधार देगा? पहला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, देख सकता है पर इतनी खास बात नहीं है। बी कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरी, यार अपनी सैलरी से क्रेडिटर को क्या लेना देना कि हम अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दे रहे हैं। सी क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्थनेस का मतलब हो गया कि आप कितना जल्दी अपने क्रेडिट्स को पे कर देते हैं, वो उसकी क्रेडिट वर्थनेस कहलाती है। ठीक है ना? आप जितना जल्दी अपने जो क्रेडिटर्स होते हैं या जितने भी आपके लेनदार हैं, आप उनको जितना जल्दी आप पे कर देते हैं, आपकी क्रेडिट वर्थनेस उतनी अच्छी होती है। ठीक है ना? तो आपकी क्रेडिट वर्थनेस जितनी अच्छी रहेगी, क्रेडिटर वही देख के आपको क्या करेगा, उधार माल देगा। तो इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों सी। आगे बढ़ते हैं। विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यहां पर ना ये यूजर की बात कर रहा है कि आप हमें ऐसा यूजर बता दो, जो कि कौन सा यूजर है, पहली चीज तो एक्सटर्नल यूजर है, और वो एक्सटर्नल यूजर किस में इंटरेस्ट लेता है, हमारा क्या जानने में इंटरेस्ट लेता है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्टेड रहता है हमारे बिजनेस का। तो कौन सा है भैया, एम्प्लॉय। यार देखो सही बात बताओ, एम्प्लॉय को इस चीज से मतलब है कि अब आप, हमारी कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट में चलती रहेगी तो हमारी सैलरी बनी रहेगी। तो एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। मैनेजमेंट, भैया मैनेजमेंट को तो सब चीजों से लेना देना है, किसी एक चीज से नहीं, मैनेजमेंट को तो सब कुछ देखना है। इसके बाद में बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ मेरे दोस्तों, ये आंसर है। ये आंसर इसलिए है क्योंकि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वही आपको क्या प्रोवाइड कराता है, वो आपको प्रोवाइड कराता है लॉन्ग टर्म लोन। तो जब भी आप लोन मांगने जाओगे बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो सबसे पहले आपकी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन है उसको चेक करेगा। मतलब आप लॉन्ग रन में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और आप किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करते हो, उसको वो चेक करेगा। अगर वो आपकी अच्छी है तो वो आपको फटाफट से लोन दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 पॉइंट के अंदर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर। कौन सी इनमें से लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, आपने पढ़ी होगी, देखो लिमिटेशन थ्योरी के अंदर। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, बिल्कुल ये उसकी लिमिटेशन में आता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी उसके लिमिटेशन में आता है। सी इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये भी लिमिटेशन में आता है। तो मेरे दोस्तों आंसर हो गया सीधे सीधे ऑल ऑफ दीज। तो मेरे दोस्तों अपन ने 1 से लेके 10 तक के यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट आपके 11 से लेके आगे क्वेश्चन आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को छोटा बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 के अंदर हम इसके आगे के क्वेश्चन से क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए, अरे ये तो चलेगा ही ना, दूसरा बोलना पड़ेगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें,
खाते पीते रहे। जय हिंद।